हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्सेस के ऊपर। एंड जितने भी टाइप के टैक्सेस होते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करूं। आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आपको इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम कंटेंट अपना। इंडिया में जो टैक्सेस है वो कौन लगाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो इंडिया में जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अब ये टैक्स लगाने का उनके पास पावर कहाँ से आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिया हुआ है। कुछ और बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जो मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया किसने, तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। कौन सा आर्टिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या पावर देने वाला है, तो आर्टिकल नंबर 246 है, जिसमें सेवेंथ शेड्यूल। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो 246 आर्टिकल नंबर के सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट बताई गई है बच्चों। तीन लिस्ट बताई गई है। सबसे पहला है बेटा आपका यूनियन लिस्ट। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, थर्ड है आपका कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट में वो सारी बातें हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी दोनों गवर्नमेंट मिल करके अपने रूल्स रेगुलेशंस लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यूनियन लिस्ट की, तो उसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं जहाँ पे आपका बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन लॉ बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट में वो सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंकरेंट में आपका दोनों लोग मिल करके जब लॉ बनाएंगे तो वो आपका बेटा हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट की बातें। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में ही एक बात लिखी हुई है कि 82 नंबर जो एंट्री है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, एंट्री टू 82 नंबर एंट्री में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है किससे रिलेटेड, टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो वहाँ पे साफ मना किया गया है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, बाकी आप लगाइए। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वहीं से अपनी इनकम को अर्न करता है। तो उस सोर्स को हटाया गया है, बाकी पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको इनकम टैक्स का कि किस तरीके से उनके पास में पावर है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो तरीके के टैक्सेस पे। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे आपको नाम से क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट मतलब जिस पर्सन ने टैक्स पे किया वो इसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, उसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या हो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि छोटे से एग्जांपल से। सपोज़ कर लीजिए मेरी इनकम है तो टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा। टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा। अगर मैंने इनकम अर्न किया है, सपोज कर लो 5 लाख रुपीज़, तो बेटा मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, तो इस टैक्स को मैं ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगेन ले रहा हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे टैक्स पे किया, यहाँ पे गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे किया। अब ये जो टैक्स अमाउंट है या तो मैं दूसरे से रिकवर कर सकता हूँ। क्लियर, रिकवर कर रहा हूँ इसका मतलब ये मैंने जो बर्डन है ये किसी और पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसका जो मैं बर्डन है इसको मैंने किसी और पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंस है आपका डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में हम ये सारा जो बर्डन है टैक्स पेमेंट का वो हम दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो दिस आर पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और द एंटिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी एंटिटी या इंडिविजुअल है उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है और इसका बर्डन वो किसी और पे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दिस आर पेड बाय वन इंडिविजुअल entity to the government and subsequently the burden, tax burden is passed on the different individual और entity। ठीक है, दूसरों पे हम आराम से इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूँगा आपको। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है जहाँ पे हम अपना बर्डन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सबसे पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स की मैं बात करूँ तो कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, जो कॉरपोरेट होती है यानी जो कंपनीज होती है उनके ऊपर लगने वाला टैक्स।
कैपिटल गेन, अगर हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी गेन हुआ उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दी, किसी को सेल कर दी, तो उस केस में अगर आपको गेन होता है तो उसमें आपका ये जो टैक्स लग जाएगा। आपने शेयर सिक्योरिटी मार्केट्स में अगर आपने शेयर डिबेंचर ये सब ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे भी आपका कैपिटल गेन लगेगा। इसमें अगेन शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, तो वो दूसरी बात है। ऑल्दो ये जो कॉरपोरेशन टैक्स और जो आपका कैपिटल गेन है ये आपका इनकम टैक्स में ही इंक्लूडेड है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है बेटा, ये अलग अलग लगता है। डन। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोफेशन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स। ये तीनों जो मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये जो तीनों टैक्सेस हैं ये जनरली लोकल लेवल पे लगते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स जो होता है वो कई स्टेट्स लगाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ आपको, तो कुछ स्टेट जो है इंडिया में, लाइक फॉर एग्जांपल कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये कई सारे स्टेट्स हैं जो कि प्रोफेशन टैक्स लगाती है। अब इनका रेट जो है वो अलग अलग, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से बनाई हुई है। तो अच्छा, मैं आपको ये पूछ लूँ अगर कि बताओ प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड अगर कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए होंगे तो वो पॉइंट उनको कहाँ से मिला होगा? तो ऑफ कोर्स जो स्टेट लिस्ट हमने पढ़ा था 7th शेड्यूल में 246 वाले आर्टिकल में, उनके पास में ये पावर वहीं से उनको मिला होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स भी उसी तरीके से क्या होता है, म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो लगाती हैं। और उसके बाद सेम मैं अगर बात करूं, आपका रोड टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, ये भी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। अब सारे स्टेट का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं बताने से पहले मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये वो टैक्सेस हैं जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, जिसका बर्डन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जिसका बर्डन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। अब गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करता है? शॉपकीपर, ठीक है, गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने पे किया। और ये जो बर्डन है जीएसटी का, ये बेचारा हम लोग से ही उसको अल्टीमेटली कलेक्ट करेगा, यानी हम लोग से कौन? कंज्यूमर से, ठीक है। जो भी कंज्यूमर होंगे उसी से शॉपकीपर जीएसटी कलेक्ट कर लेगा, और गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? शॉपकीपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जीएसटी कौन पे करता है? शॉपकीपर। और कलेक्ट किससे करता है? यानी कि जो भी अमाउंट उसने जीएसटी के लिए पे किया होगा वो कंज्यूमर से गुड्स में ऐड करके ले लेगा, गुड्स या सर्विसेज जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें वो ऐड करके उनसे ले लेगा, ठीक है। उसी तरीके से पहले आपका वैट लगता था, आज भी कुछ गुड्स पे लगता है, बहुत लिमिटेड गुड्स हैं उस पे लगता है वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में अगर बेटा मैं अगर बोलूँ तो दोनों एक तरीके से सेम है। वैट जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी पहले, और जो सेल्स टैक्स है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। क्योंकि अब ये दोनों हट चुके हैं, इन सब की जगह पे क्या आ गया है, वैट और सेल्स टैक्स की जगह इवन आपका एक्साइज भी हट चुका है। एक्साइज की जगह भी आपका क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है, ठीक है। बट अभी भी कुछ गुड्स पे लगते हैं, जैसे कि आपका लिक्वेयर हो गया और आपके सिगरेट टोबैको हो गया, इन सब पे आपका अगेन वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम, ये सब चीज़, सॉरी एक्साइज लगता है। अब मैं बात करूँगा कस्टम, तो कस्टम थोड़ा सा अलग है। अगर आप इंटरनेशनली गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो उस केस में आपका आता है बेटा कस्टम, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंपोर्ट के केस में लगता है, जब भी आप इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई गुड्स मंगवाएंगे तो उस पर क्या लग जाएगा, आपका कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। आप बोल सकते हो सर एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं लगता है? एक्सपोर्ट देखो, इंडिया खुद ही चाहती है एक्सपोर्ट प्रमोट करना, हम खुद चाहते हैं ना एक्सपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है। बट फिर भी कुछ गुड्स ऐसे हैं, लिमिटेड गुड्स हैं, 40-50 गुड्स हैं जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। क्यों लगता है? ताकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो गुड्स यहाँ से बाहर जाएं, जैसे कि मेडिसिन हो गया और भी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इंडिया नहीं चाहती है कि यहाँ से इंडिया से बाहर जाएं, तो उस पर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। और सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द गुड्स पे हमारा बोल सकता हूँ कि इम्पोर्ट ड्यूटी आपका लगता है। वो ड्यूटी सारे के सारे आपको कहाँ से मिलेंगे? कस्टम लॉ में, कस्टम ड्यूटी वाले एक्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर दूसरा आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये दोनों जो टैक्स है अगेन इसको इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों ना बोलते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इनकम से रिलेटेड है। बट मैं अगर आपको बोलूँ तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन यानी कि एसटीटी की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो बेटा क्या होता है, ये जनरली ब्रोकर पे करता है,
ठीक है, जो ब्रोकर आपका शेयर मार्केट में आपके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन को कर रहा है वो पे करता है, अल्टीमेटली वो क्लाइंट से रिकवर कर लेता है। दैट इज वाई हम इसको कहाँ पे बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस जो है पहले ही हट गया है, मतलब अभी हट गया है, और इवन एसटीटी को भी हम लोगों ने इस साल 1 अप्रैल 2023 से 25% बढ़ा दिया है। वो क्या है उतना एक बार गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस को भी हटा दिया गया है, अब वहाँ अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हुआ करता था, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और उसका अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर से रिकवर कर लेती थी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन देख लीजिए क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, एसटीटी को भी कहीं कहीं बोलते हैं, क्लियर, इसीलिए हमने यहाँ पे भी रखा है और वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। कभी कभी डायरेक्टली क्लाइंट से हम लोग, मतलब जो गवर्नमेंट है डायरेक्टली क्लाइंट से ही कलेक्ट करती है टैक्सेस, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्सेस भी हो गया, गिफ्ट के ऊपर अगर लगता है मेरा टैक्स तो वो गिफ्ट टैक्स हो जाएगा। वेल्थ टैक्स फॉरेन में लगता है, इंडिया में भी पहले लगता था, अभी हटाया हुआ है। वेल्थ का मतलब हो गया जो आपके एसेट्स हैं उनके ऊपर लगने वाला टैक्स हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें आपकी पहले लगा करती थी, अब हट गई हैं। अब क्या आ गया है, कस्टम सॉरी जीएसटी आ गया। ठीक है, कस्टम अभी भी है और जीएसटी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी मर्ज हो गई हैं। एंड अदर टैक्सेस की बात कर ले जो लोकल बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट या सॉरी हाँ ये लोग कलेक्ट करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, टोल टैक्स हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, जनरली स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही है। एजुकेशन सेस बेसिकली हायर एजुकेशन सेस जो है, अब अगर आप देखो तो इनकम टैक्स में वो इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब वॉट एवर द टैक्स यू आर पेइंग, जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो उसमें एक पोर्शन आपको ये सेस भी पे करना होता है, जो कि अगेन उसका अमाउंट गवर्नमेंट इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्पेंड करेगी। अभी हम लोग जो रीज़न पढ़ेंगे कि वाई टैक्सेस आर कलेक्टेड, उसमें हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले अगेन कि डिफरेंस क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, अभी हम लोगों ने वो डिस्कशन किया, बस ये हमें क्या करना है, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे जो लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स के नेचर में आ जाएगा कैटेगरी में। गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अगर आप देखो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। क्लियर, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो रिग्रेसिव इन नेचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये समानांतर रूप से लगेगा कि आपका गुड्स कितना भी हो उसी पे टैक्स लगेगा। मतलब अगर रेट बता दिया गया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 12% लगेगा, अगर आपका 2 गुड्स है तो भी लगेगा, 2 लाख गुड्स है तो भी आपका लगेगा 12% से ही, मतलब टैक्स रेट आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन इनकम के केस में होगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सपोज कर लो 5 लाख है तो आपको टैक्स रेट देना है 10%। ठीक है, और अगर आपका इनकम 50 लाख रुपीज़ हो गया तो हो सकता है आपको टैक्स रेट जो है वो 30% लग जाए। ये हो सकता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रोग्रेसिव इन नेचर का मीनिंग। क्लियर, ये मैंने बस एग्जाम्पल दिया, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। फिर उसके बाद में अगर बोलूँ आपको कि टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते ही हैं। क्लियर, इसका मतलब शिफ्ट करने का मतलब या शिफ्ट नहीं करने का मतलब, जो पर्सन पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो रिकवर नहीं कर सकता है किसी और से, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये फैसिलिटी है, जो भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो उसका बर्डन पास कर सकता है, यानी दूसरे पर्सन से रिकवर कर सकता है। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, कि वाई गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के घर में रहोगे तो उसको बेटा किराया देना पड़ेगा। ठीक है, रेंट देना पड़ेगा, वो रेंट से क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, जो वाटर है आपको मिल रहा है वहाँ पे रेंट पे रहने से वो आपको प्रोवाइड करेगा, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और भी कई सारे बेनिफिट्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। इन्हीं पैसे को यूज़ करके बेटा गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। सपोज कर लो ये गवर्नमेंट और हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक हो गई, ढेर सारे लोग, तो ये जो टैक्सेस हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे ही लिए खर्च करती है इसको। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या वो लिख रहा है यहाँ पे, टैक्सेस आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, दिस आर
the lakhs of employees in various department and administrative cost हैज़ टू बी borne by the government। ठीक है, तो बहुत साफ साफ बोल रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, तो उनको सैलरी देने के लिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल जो पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए लगी होती है, उनका सैलरी जाना होता है, तो कहाँ से जाएगा बेटा? टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं वहीं से जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कुछ और कैटेगरीज है हमारे लिए। सबसे पहले फिनांसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है उसका पैसा कहाँ से आएगा बेटा? टैक्सेस जो आपने दिया है ना गवर्नमेंट को, वहीं से आएगा। ठीक है, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, रोड वोड बन रहे हैं, ये सब उसके पैसे कहाँ से आएंगे? तो बेटा यहीं से आएंगे। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विस दे रही है, या सब्सिडाइज रेट पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस और सिक्योरिटी अगर सर्विस प्रोवाइड करे, तो इसका सारा पैसा कहाँ से आने वाला है बेटा? टैक्स से आने वाला है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ, अगेन इसके लिए भी हम क्या करते हैं? टैक्सेस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो इम्पोजिंग द प्रोग्रेसिव टैक्स। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, आपको मालूम ही है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। ठीक है, और जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ बहुत कम है। तो इस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? टैक्सेस को, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। यानी ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ये ज़्यादा टैक्स लेकर के किसके ऊपर खर्च करती है? ये जो हमारे मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे इंडिया में, उनके ऊपर टैक्स पे करती है, उनके वेलफेयर के लिए पे करती है, उनके बेनिफिट के लिए पे करती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो एलोकेट टैक्स रेवेन्यू फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स, उसके लिए लगाएगी। प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड ग्रांट टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उनको ग्रांट दे दिया या कोई बेनिफिट दे दिया, इस तरीके के लिए वो भी पैसे का यूज़ करती है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इसके लिए भी आपका टैक्सेस का जो अमाउंट है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द फिजिकल पॉलिसीज़, ठीक है, मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक साइकिल, इसके लिए भी हम टैक्सेस को यूज़ करते हैं। इन्फ्लेशन आएगा तो बेटा देखो टैक्सेस हम क्या करेंगे? टैक्सेस रेट बढ़ा देंगे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यूज़ करती है। और इन्वेस्टमेंट को यूज़ करती है, जो कि अगर आप रिसर्च करते हो तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट जो लगेगा, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेस के अमाउंट को यूज़ करती है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा? टैक्सेस का अमाउंट ही यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो यूज़ होने वाला आपका PDF है, वो बेटा आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? टेलीग्राम से। ठीक है, तो टेलीग्राम आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ये PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।